हेलो मेरे 6 मार्च वाले यूपी योद्धाओं, कैसे हो आप सब। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको 6 मार्च को क्लास 12 फिजिक्स का पेपर देना है। देखो स्टूडेंट, आपका पेपर बहुत ज़्यादा पास है। ऐसे में आपको फिजिक्स की तैयारी कैसे करनी है ताकि आप फिजिक्स में 70 में मिनिमम 65 प्लस मार्क लेकर आए। तो मैं जो है आपको कुछ ऐसे क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूं जिसको अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हो ना, आप फिजिक्स में 70 में 65 प्लस लेकर आओगे। तो वैसे आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स के टॉप 6 यानी कि 6 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में पूछे जाते हैं। आप लोग खुद देख लो। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन को। देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक लिस्ट बना दिया है। देखो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट बना रहा हूं और उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपकी तैयारी करा रहा हूं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, न्यूमेरिकल, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, देखो ये भैया 2 नंबर और 3 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो थर्ड नंबर पे हम इस न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारा ये वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर या 2 नंबर में ये क्वेश्चन भी आता है। फिर हम ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे 2 नंबर और 3 नंबर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे जो 3 नंबर में पूछा जाता है। यानी कि इस वीडियो में हम 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर वाले 3 टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 6 क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं इस क्लास में, बस इन 6 क्वेश्चन को पढ़ लो भैया। हर साल एग्जाम में आते हैं और अब हम फिजिक्स की जो है बेहतरीन तैयारी करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये कोई हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं है, इससे पहले भी मैं आपको ऐसी क्लासेस प्रोवाइड करा चुका हूं। तो इसको हम हटाएंगे और एक एक क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को रखा है जो आपके एग्जाम में 1 नंबर और 2 नंबर में अक्सर आता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, लिस्ट में हमारे फर्स्ट नंबर पे है, लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। मतलब लेंस की क्षमता क्या होती है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर आप ज्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं। देखो मैं अभी एक सीरीज चला रहा हूं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर वाले क्वेश्चन की, फिर मैं डायरेक्टली 5 नंबर वाले क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें मैं पूरे चैप्टर के 5 नंबर वाले क्वेश्चंस बताऊंगा। तो टेंशन मत लो, ऐसे चलते रहने हैं हमें, ठीक है। तो देखो लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी कि लेंस की क्षमता जो है ना, उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है और इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर इस डेफिनेशन के अनुसार देखें तो P इक्वल टू हमारा क्या होगा, क्योंकि उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो व्युत्क्रम का मतलब 1/f हो जाएगा और f जो होगा स्टूडेंट वो मीटर में होगा, मीटर में, ठीक है। और यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा लेंस की क्षमता का। यानी कि लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अब अगर आपसे कोई कहे बेटा कि इसको आप सेंटीमीटर में, जैसे आपका अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं P इक्वल टू, देखो इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पे अगर सेंटीमीटर में आपको लिखना है तो 100 ऊपर कर दो और नीचे F कर दो। अब जो F होगा वो सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। क्योंकि भैया 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो अगर आपको सेंटीमीटर में दिया गया है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, P इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर में। मान लो आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, बस हो गया, ठीक है। अगर मात्रक की बात करें, व्हाट इज द यूनिट, मतलब इसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक की अगर हम लोग बात करें तो भैया सिंपल सा है, लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है, डायोप्टर। और इसको हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं, डायोप्टर को डी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये लेंस की क्षमता का मात्रक हो जाएगा। तो आपसे कहा गया था लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है ये बताना है और इसका मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P इक्वल टू 1/f मीटर में या P इक्वल टू 1/f सेंटीमीटर में। मात्रक इसका डायोप्टर होगा। अभी इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे, नो टेंशन जब तक है हम। चलो अब हम अपना सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे जब हम लोग चलेंगे ना तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद देख लो, हमारी लिस्ट में सेकेंड नंबर पे मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। 2-3 बार आपके एग्जाम में आ चुका है, 19, 22, 23, तो 25 में भी आने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, लेंस की क्षमता से ही कुछ रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन आएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया है। देखो
क्वेश्चन है +2.50 डायोप्टर तथा -3.75 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो भैया संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है तो पहले आप संयुक्त लेंस की क्षमता को तो निकालो। हमें दो लेंसों की क्षमता दी गई है, एक को मान लेते हैं P1, ये हमें दिया गया है +2.50, यानी कि 2.50 डायोप्टर आप लिख सकते हो, प्लस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि प्लस आगे ऑलरेडी लगा होता है। एक दूसरे लेंस की क्षमता दी गई है P2, ये दिया गया है -3.75 डायोप्टर, 75 डायोप्टर, ठीक है, ये दिया गया है। हमें निकालना क्या है, दोनों लेंस को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। हमें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है तो पहले हम संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल लेंगे भाई, ठीक है। संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता, ठीक है। तो संयुक्त लेंस की क्षमता अगर आपको निकालना है तो P इक्वल टू हमारा हो जाएगा P1 और P2 को जोड़ दो, P1 प्लस P2, मैंने जोड़ दिया मेरे भाई, ठीक है। अब P इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो P1 की वैल्यू है 2.50 और P2 की जो वैल्यू है प्लस, इसको ब्रैकेट में लिखना -3.75, ये इसकी वैल्यू है। अब जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे भैया तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हमारा होगा 2.50 और -3.75 हो जाएगा, ठीक है। अब भैया 2.50 है वो 3.75 है, ये ज्यादा है 3.75, तो ये घट तो जाएगा, आपस में घट तो जाएगा, ये 1.25 तो आ जाएगा, लेकिन भैया ये माइनस में आएगा क्योंकि आपका ये वाला ज्यादा है, तो -1.25 डायोप्टर आ गया, ठीक है। अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमें निकालनी थी तो अब हम निकाल सकते हैं। संयुक्त लेंस की संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी, तो भैया संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आपको निकालनी है तो एक फॉर्मूला मैंने बताया अभी, P इक्वल टू 1/f होता है, यानी कि देखो यहां पे ध्यान दो, P इक्वल टू 100/f या P इक्वल टू 1/f होता है इसका फॉर्मूला। तो अगर f निकालना चाहें भैया तो f को इधर लेकर चले जाओ, ये 100/p हो जाएगा या 1/p हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे फोकस दूरी f इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो 100/p, हम सेंटीमीटर में इसको निकालेंगे तो 100/p हो जाएगा, यही फॉर्मूला, लेकिन ये सेंटीमीटर में p वाला रहेगा, ठीक है। मतलब p नहीं, f सेंटीमीटर में रहता है, p तो आपकी क्षमता है, ठीक है, तो 100/ ये p हो गया, ठीक है, इसको हटा देना, 100/p केवल है। अब देखो f इक्वल टू आपका हो जाएगा, f इक्वल टू देखो 100 आपका दिया गया है ये, और नीचे p दिया गया है, p की वैल्यू हमने निकाली है -1.25, जब 100 को 1.25 से आप डिवाइड करोगे तो भैया 80 आएगा आपका, कितना 80 आप करके देख लेना, तो f इक्वल टू आपका हो जाएगा -80, देखो माइनस ऊपर चला जाएगा, 80 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो 100/p लिखा है, यानी कि ये सेंटीमीटर में आपका आंसर आएगा। 100/p का मतलब यहाँ पे f सेंटीमीटर में होगा। तो बस सिंपल सा था, हमें दो लेंस की क्षमता दी गई थी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी थी, तो दोनों लेंस की क्षमता हमने P1 P2 माना, संयुक्त लेंस की पहले क्षमता निकाल लिया P इक्वल टू P1 प्लस P2, तो हमारा P इक्वल टू -1.25 डायोप्टर आया। फिर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमने निकाल ली F इक्वल टू 100/p, तो F इक्वल टू 100/-1.25, तो हमारा 80 सेंटीमीटर आ गया, वो भी माइनस में आएगा, ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं भैया अपने थर्ड वाले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन स्पेशल है, ये क्वेश्चन हमारी लिस्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम अपनी लिस्ट को निकालते हैं पहले, देखो ये हमारी लिस्ट है भैया, इसमें तीसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर या 3 नंबर में भी डायरेक्टली आता है, देखो ध्यान से समझो। यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान a हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मतलब आपको प्रिज्म कोण इक्वल टू बताया जा रहा है अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण को हम लोग डिनोट करते हैं डेल m से, ठीक है। इन दोनों का मान आपको बताया जा रहा है a है, मतलब डेल m की भी वैल्यू a है, तो आपको निकालना है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो चलो निकालते हैं, फॉर्मूला हमें पता ही है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक।
तो भैया प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, n इक्वल टू होता है साइन साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, समझ में आ गया है। अब साइड में मैं थोड़ा सा पहले कर लेता हूं। देखो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन, ठीक है, ए प्लस डेल एम है। अब चूंकि आपको कहा जा रहा है ए प्लस डेल एम की वैल्यू भी ए कहा गया है, क्योंकि प्रिज्म कोण जो है अल्पतम विचलन कोण के बराबर है, दोनों की वैल्यू ए है, तो इस डेल एम के जगह पर भी ए कर देंगे, अपान टू हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन ए बाई टू, ये हो गया। अब ध्यान से समझो इसको, एन इक्वल टू आपका हो जाएगा, ध्यान से समझना, ये साइन ए प्लस ए जुड़ जाएगा तो साइन टू ए बाई टू हो जाएगा, साइन टू ए बाई टू अपान साइन ए बाई टू, इतना हो गया। ठीक है, अब टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा एन इक्वल टू साइन ए अपान साइन ए बाई टू। ठीक है, अब चूंकि एक चीज आपको पता होगा, शायद एक फॉर्मूला पता होगा, चूंकि साइन ए इक्वल टू हमारा होता है, साइन ए का एक फॉर्मूला होता है, ए बाई टू के पदों में होता है टू साइन ए बाई टू, टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, मतलब ए बाई टू के पदों में हमारा साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। तो हम यहां पे क्या करेंगे, एन इक्वल टू, देखो साइन ए के जगह पर हम ये रख देंगे, साइन ए के जगह पर जो ऊपर साइन ए है उसके जगह पर रख देंगे टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू अपान साइन ए बाई टू, नीचे ऑलरेडी है साइन ए बाई टू। ठीक है, तो साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा, देखो एन इक्वल टू टू कॉस ए बाई टू बचा, एन इक्वल टू टू कॉस ए बाई टू। ठीक है, और यही हमारा भैया आंसर आ जाएगा, यही अपवर्तनांक हो जाएगा, बस कुछ था नहीं इसमें, ये टू कॉस ए बाई टू हो जाएगा। तो इसमें था क्या, देखो हमसे कहा गया कि यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान ए है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, तो एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू। यहाँ पे ए है प्रिज्म कोण, डेल एम है अल्पतम विचलन कोण। अब चूंकि डेल एम और ए दोनों की वैल्यू ए है, तो डेल एम की जगह पर हमने ए रख दिया साइन ए प्लस ए बाई टू अपान साइन ए बाई टू, तो एन इक्वल टू ए प्लस ए जुड़ेगा साइन टू ए बाई टू अपान साइन ए बाई टू, टू से टू कैंसिल, तो साइन ए अपान साइन ए बाई टू। अब चूंकि साइन ए इक्वल टू होता है टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, तो हमने साइन ए के जगह पर रख दिया टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, नीचे हो गया साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू कैंसिल, तो एन इक्वल टू हमारा आ गया टू कॉस ए बाई टू। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, कुछ था नहीं इसमें, तो हम उसी तरह से हमने इसको सॉल्व भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे मेरे भाई। ये क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं है। क्वेश्चन है कि किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है एनवी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस वन, यही फॉर्मूला होता है मेरे भाई किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का। ओमेगा है वर्ण विक्षेपण क्षमता, एनवी है बैगनी रंग का के प्रकाश का अपवर्तनांक, एनआर है लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक, एनवाई है हमारा पीले रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक। तो ऐसे लिख दो, बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक, ठीक है, के प्रकाश का अपवर्तनांक। वी का मतलब होता है वायलेट, एन लगा है तो अपवर्तनांक, एन आर हमारा है लाल, देखो बैगनी के जगह पे लाल कर दो भाई, क्योंकि लाल का मतलब रेड, ठीक है, बाकी सब सेम ही रहेगा, ठीक है, ऐसे। एन वाई का मतलब येलो, यानी कि पीले रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक, तो यहाँ पे पीले कर देंगे, पीले, ठीक है, ऐसे। बस हो गया मेरे भाई, सिंपल सा तो है, इसमें कुछ था ही नहीं, तो इसको अपने अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो एक न्यूमेरिकल है, लेकिन स्पेशल न्यूमेरिकल है, मतलब उसको आप मिस नहीं कर सकते। 2 नंबर 3 नंबर में ये वाला न्यूमेरिकल अक्सर पूछा जाता है, तो इसको अब हम लिखते हैं मेरे भाई। देखो पांचवा क्वेश्चन जो हमारा है ये स्पेशल है। देखो ये देखो 3 बार एग्जाम में आ चुका है। मैंने कहा था कि हम छोटे से स्टार्ट करेंगे, लास्ट में कुछ बड़ा करेंगे, तो अब जो 2 क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे ना,
वो स्पेशल क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब आपको यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, कुछ ऐसा नहीं है जो ना दिया गया हो, ठीक है। मतलब एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है, दोनों की फोकस दूरी एक की 10 है, एक की 50 है। तो पहले हम उत्तल लेंस की फोकस दूरी लिखेंगे, जो दिया गया उसको लिखो मेरे भाई। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है, ये हमें दिया गया है। इसको हम मान लेंगे F1। भैया उत्तल लेंस की है पहली फोकस दूरी, तो F1 ये 10 सेंटीमीटर दिया गया क्योंकि पहले यही है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में हम लिख देंगे अवतल लेंस की फोकस दूरी। अवतल लेंस की फोकस दूरी, इसको मान लेंगे F2। ये हमें दिया गया है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। अब कहा जा रहा है दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लेंगे क्योंकि दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। देखो हमें इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, यानी कि वस्तु की दूरी, युग्म से वस्तु की दूरी, इसको U से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको भी मैं यहीं पे लिख देता हूं, या तो लिख दें, जो जो दिया गया उसको लिख दें, तब बताते हैं। युग्म से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्टूडेंट U से। U इक्वल टू आपका दिया गया है -25 सेंटीमीटर। देखो भैया वस्तु की दूरी को हम निगेटिव ही लेते हैं, तो -25 सेंटीमीटर ये दिया है क्योंकि वस्तु की दूरी U को हम निगेटिव ही लेंगे। अब पहले तो हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों संपर्क में रखे हैं, तो इस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पहले निकालेंगे। उसके बाद में हम लेंस के सूत्र से प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी हम निकाल लेंगे। वस्तु से प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो हम निकालेंगे। हमें निकालना क्या है वो भी मैं बता दूं, तो वस्तु से प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति या दूरी, ठीक है, ये इसको हम लोग डिनोट करते हैं V से, और ये हमें भैया निकालना है। तो पहले हम एक काम करते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस संपर्क में रखें, पहले इसकी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लेंगे। जब फोकस दूरी पता होगी, हमें U पता ही है, V हमें निकालना है, तो हम लेंस का सूत्र लगा देंगे 1/f = 1/v - 1/u, बस हमारा आ जाएगा। लेकिन इसके लिए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पहले निकालते हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है मैं बता देता हूं आपको यहीं पे। 1/f = होता है 1/f1, 1/f1 प्लस, सॉरी 1/f1, हाँ, प्लस 1/f2। ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/f = हमारा हो जाएगा, ध्यान से समझना, 1/f1 की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। ऊपर दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा, ये देखो 10 सेंटीमीटर दी गई है ना, तो इसको 10 कर देंगे, 1/10 कर देंगे, ठीक है, 10 कर देंगे। और एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा समझना आप लोग, देखो यहाँ पे जो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है उसको हम लोग निगेटिव लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। ये मेरे ध्यान में नहीं था, लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी को हम लोग निगेटिव लेंगे। अब निगेटिव क्यों लेंगे भैया, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो ये -50 सेंटीमीटर होगा, ये ध्यान रखना, मैंने थोड़ा गलती की, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे और 1/f2 के जगह पर -50 कर देंगे, ठीक है, -50 कर देंगे। अब इसको थोड़ा दूसरे पेज में हम सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, ये मैंने जो -50 नहीं किया था वो कर लेना, नहीं तो कहो सर जी आप माइनस नहीं लगाए, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया बाद में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/f = हो जाएगा, देखो 1/10 आपका ऑलरेडी है, और प्लस माइनस माइनस होगा, -1/50 हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम इसी को सॉल्व कर लेंगे, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आ जाएगी, तो 1/f = हमारा हो जाएगा 10 और 50 का एलसीएम अगर लेते हो आप तो वो 50 ही आएगा, 50, तो 10 5 जा 50 और 50 1 जा 51, ठीक है, ये आपका आ गया है, 5 में से 1 जाएगा 4/50,
इसको कट करोगे तो 2 टू जा 4 और 225 टू जा 50, तो 1/f इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2/25 सेंटीमीटर। इसको ऐसे रहने देंगे, हम इसमें f नहीं निकालेंगे, हम ऐसे रहने देंगे क्योंकि लेंस के सूत्र में हमें 1/f के जगह पर यही रख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हमारी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आ गई। अब हम क्या निकालना है, हमें वस्तु युग्म से वस्तु की दूरी u दी गई है। अब हम निकाल लेंगे भैया लेंस के सूत्र से हम प्रतिबिंब की स्थिति निकाल लेंगे। लेंस के सूत्र से तो लेंस का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला होता है भैया लेंस का सूत्र, ये लेंस का फॉर्मूला है। अब यहां पे हम एक काम करेंगे, हमें 1/v निकालना है। तो 1/v अगर हम लोग निकालते हैं तो ध्यान दो, यहां पे 1/f आपका है, देखो 1/f, ये माइनस वाला इधर चला जाएगा तो 1/ प्लस हो जाएगा, प्लस 1/u हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, देखो भैया ये 1/b अगर हम लोग निकालें तो ये वाले भैया इधर चले जाएंगे तो 1/u हो जाएगा। मैंने इसको इधर कर दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहां से 1/v इक्वल टू, देखो 1/f की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है, इसीलिए मैंने इसको f के पदों में नहीं लिखा था। ये 2/25 आप डायरेक्टली उठाकर इसके जगह पे रख देंगे तो ये 2/25 हो जाएगा प्लस 1/u। अब u की वैल्यू निगेटिव है, देखो यहाँ पे u ये -25 सेंटीमीटर दी गई है तो इसको लिख देंगे -25। ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो 1/v इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2/25 ये है और प्लस माइनस माइनस होगा, ये 1/25 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 नीचे आपका हर बराबर है भैया, तो ऊपर वाले आपस में घट बढ़ जाएंगे तो ये होगा 25 और ऊपर हो जाएगा 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1/v इक्वल टू 1/25 तो v इक्वल टू जब तिरछा गुणा करेंगे तो v का 1 से गुणा होगा, 25 का 1 से गुणा होगा तो v इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आ जाएगा और यही हमारी हो जाएगी वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा। तो इसमें कुछ था नहीं, एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करूंगा, थोड़ी गलती की थी वो भी आप सही करना। देखो हमें उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई थी f1 10 सेंटीमीटर, अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 जो है इसको माइनस में लेंगे -50 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है। ठीक है, तो -50 सेंटीमीटर। युग्म से वस्तु की दूरी u को हम निगेटिव लेते हैं, -25 ये भी हो जाएगा। वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी v निकालनी है हमें, तो संयुक्त लेंस की पहले हमें फोकस दूरी निकालना होगा, क्योंकि f1 f2 तो दिया है, लेकिन संयुक्त लेंस की फोकस दूरी जब निकालोगे तभी आप लेंस का सूत्र लगा पाओगे। तो हमने 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 किया। f1 की वैल्यू f2 की वैल्यू निगेटिव थी तो हमने सॉल्व किया तो 1/f इक्वल टू 2/25 आया। अब लेंस के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। 1/v अगर निकालेंगे तो 1/f प्लस 1/u होगा, तो 1/v इक्वल टू 2/25। देखो 1/f की वैल्यू हमने 2/25 निकाली थी, हो गया प्लस 1/-25, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/25, फिर हमारा लास्ट में v इक्वल टू 25 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन था आप खुद ही देख लो कितना बड़ा लगा है, तो ये 2 नंबर और 3 नंबर में अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसको भी मैं अब हटाऊंगा और चलेंगे अपने लास्ट वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भैया तो 3 नंबर में डायरेक्टली पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना क्योंकि स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन के लिए स्पेशल जगह है हमारे दिल में। देखो क्या कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से इसको समझना, न्यूमेरिकल टाइप का है। देखो ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कौशिक a/2 है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपको बताया जा रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है ना n, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ठीक है, जो n होता है ना n, तो n इक्वल टू आपको दिया गया है कौशिक a/2, कौशिक a/2 हमें दिया गया। न्यूनतम विचलन कोण आपको निकालना है यहाँ पे डेल m, यानी कि न्यूनतम विचलन कोण आपको निकालना है। तो हम करेंगे क्या, हमें प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फॉर्मूला तो पता ही है। कौन सा फॉर्मूला मैं दिखा देता हूं, या मैं लिखूं या ना लिखूं, देखो लिख देता हूं। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है,
इसका फॉर्मूला हमें पता ही है कि n इक्वल टू होता है n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को तो सब जानते होंगे, याद रखना। ये फॉर्मूला आपको किरण प्रकाशिकी चैप्टर में याद ही रखना है। एन की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई है, देखो एन जो है वो कॉसेक ए बाई टू के बराबर है, तो एन की जगह पर लिख देंगे कॉसेक ए बाई टू इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू। अब चूंकि कॉसेक ए बाई टू आपको पता है कॉसेक इक्वल टू 1 साइन होता है, तो कॉसेक ए बाई टू के जगह पर चूंकि यहां पे लिख देंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करके चलो। चूंकि कॉसेक ए बाई टू इक्वल टू आपका होता है 1 साइन ए बाई टू, 1 साइन ए बाई टू, मतलब कॉसेक ए बाई टू को हम 1 साइन ए बाई टू लिख सकते हैं। इसलिए आपका अब ये जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे कॉसेक ए बाई टू के जगह पर लिख देंगे 1 साइन ए बाई टू इक्वल टू आपका हो जाएगा, बाकी इसको ऐसे रहने देंगे साइन ए प्लस डेल एम बान टू अपान साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू। तो यहां पे क्या होगा, साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू कैंसिल, क्योंकि ये साइन ए बाई टू अगर इधर आएगा तो ऊपर आएगा तब भी कैंसिल होगा, तो हम यहीं पे इन दोनों का खात्मा कर देते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा, ध्यान से समझो, ये हमारा हो जाएगा 1 इधर बचा आपका, 1 इक्वल टू हो गया साइन ए प्लस डेल एम बाई टू हो गया साइन ए प्लस डेल एम बाई टू, कुछ इस प्रकार से आ गया। ठीक है, अब एक पेज हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, एक पेज हम लेकर आएंगे और उस नेक्स्ट पेज में हम आपको ये बताएंगे सॉल्व करके। देखो इसको उल्टा कर दो, इसको हम क्या करेंगे, देखो साइन ए प्लस डेल एम बाई टू को इधर ले आते हैं, बात एक ही है, साइन ए प्लस डेल एम अपान टू इक्वल टू एक आया है, देखो खुद ही देख लो, ये साइन ए प्लस डेल एम बाई टू इक्वल टू एक आया है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, देखो समझो इसको, ये हो जाएगा साइन ए प्लस डेल एम बाई टू इक्वल टू एक, बताओ साइन के किस डिग्री की वैल्यू एक होती है, तो ये होती है साइन 90 डिग्री की वैल्यू एक होती है। तो हम करेंगे क्या, साइन से साइन कैंसिल कर देंगे, ठीक है, साइन से साइन हमारा कैंसिल हो गया। तो अब ये बचा हमारा ए प्लस डेल एम अपान टू इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री बचा। अब ए प्लस डेल एम इक्वल टू ये 90 डिग्री जो है इसका 2 से गुणा होगा, क्योंकि इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा ए प्लस डेल एम इक्वल टू 90 का 2 से गुणा करोगे 180 डिग्री आएगा। अब अगर यहाँ से हम डेल एम निकाल लें, क्योंकि हमें अल्पतम विचलन कोण निकालना था, तो 180 डिग्री माइनस ए, और यही आपका आंसर हो जाएगा, बस यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको डेल एम इक्वल टू 180 डिग्री कर दीजिएगा, मैंने 18 डिग्री लिख दिया था, आपको 180 डिग्री कर देना है, ठीक है, 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं था, मैं एक बार फिर से इसको आपको रिवाइज कराना चाहूंगा। देखो ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कॉसेक ए बाई टू था, न्यूनतम विचलन कोण आपको निकालना था। तो पदार्थ का अपवर्तनांक n इक्वल टू कॉसेक ए बाई टू है, हमें डेल एम निकालना है, तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का हमें फॉर्मूला पता है, एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपन साइन ए बाई टू। चूंकि अपवर्तनांक हमें दिया गया कॉसेक ए बाई टू, तो इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपन साइन ए बाई टू। अब चूंकि कॉसेक ए बाई टू इक्वल टू 1 अपन साइन ए बाई टू होता है, तो हमने कॉसेक ए बाई टू के जगह पर 1 अपन साइन ए बाई टू कर दिया। इधर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपन साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू से साइन ए अपन टू कैंसिल हो गया, तो ये हमारा हो गया साइन ए प्लस डेल एम बाई टू इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से साइन ए प्लस डेल एम बाई टू इक्वल टू 1 जो है साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है, तो साइन से साइन कैंसिल, तो ए प्लस डेल एम इक्वल टू डेल एम बाई टू इक्वल टू 90, तो ए प्लस डेल एम जो होगा वो 90 इंटू 2 हो जाएगा, तो ए प्लस डेल एम इक्वल टू 180 डिग्री, और डेल एम इक्वल टू 180 रहेगा यहाँ पे यार, ठीक है, 180 डिग्री कर देना, ठीक है। यहाँ पे मैंने जीरो नहीं लगाया है, आप लोग लगा देना, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे फिर से लिख देता हूँ, डेल एम इक्वल टू, जल्दबाजी वाला काम है, ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस ए, ये हो जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री माइनस ए।
आपका ये आंसर होगा। ठीक है, 180 यहाँ पे कर देना, ये ध्यान रखना। तो ये आपका हो जाएगा मेरे भाई, प्रिज्म के पदार्थ का जो अल्पतम विचलन कोण है वो इतना आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि वैल्यू ऐसी आए, ठीक है, 50 डिग्री 60 डिग्री में, वो ऐसे भी आती है। तो ये हमारा लास्ट वन वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम अगर अपनी लिस्ट को देखें भैया, लिस्ट हमारा कहाँ है, हाँ, ये जो हमारा लिस्ट है ना, इस लिस्ट में हमारे जो सारे के सारे क्वेश्चन थे 4 5 6, सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिए। ठीक है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। बाकी जो इंपॉर्टेंट विस्तार उत्तरीय प्रश्न या बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इनसे भी हाई लेवल के, उनको भी मैं लेकर आऊंगा बहुत जल्दी, टेंशन मत लेना। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।